हाय एवरीवन, सो माय नेम इज़ प्रफुल शर्मा और मैंने अमेज़ॉन का SD1 का इंटरव्यू दिया था जिसमें मैं रिजेक्ट हो गया था। तो रिजेक्ट तो हो गया था लेकिन काफ़ी सारी मुझे लर्निंग्स मिली देखने को। तो मैं इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान में रखना है इन इंटरव्यू। और ये वीडियो बिल्कुल किसी और यूट्यूबर की तरह नहीं होने वाली कि मैं बहुत ही जेनरिक चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मिस्टेक लगभग हर कोई करता है, और अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान में रख लिया, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको चीज़ें डिस्कस करूंगा, तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्ट होने के। और ये पूरे मेरे एक्सपीरियंस से इंक्लूड है, और जितने भी मैंने एक्सपीरियंस पढ़े थे या मैंने जितने भी लोगों से बात करी थी, सबसे कंक्लूजन देके मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अगर आप वीडियो को डिसलाइक कर रहे हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि रीज़न क्या है डिसलाइक करने का, बिकॉज इस वाली वीडियो में मैंने काफ़ी टाइम लगाया, अच्छे से सोच समझ के बनाई ही है, और मैं हर वीडियो लगभग काफ़ी मेहनत करके ही बनाता हूँ। तो अगर डिसलाइक कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में रीज़न ज़रूर बताते ना। तो फर्स्ट पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कि फर्स्ट पॉइंट क्या है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्मॉल फंक्शंस। ठीक है, अब ये स्मॉल फंक्शंस का क्या मतलब है? अब देखो, जब हम अमेज़ॉन के SD1 इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हमने DP प्रिपेयर कर लिया, हमने ग्राफ्स प्रिपेयर कर लिया, हमने ट्रीज प्रिपेयर कर लिया अच्छे से। लेकिन कई बार क्या होता है, हम छोटे छोटे फंक्शंस मिस करके चले जाते हैं, जो मेरे साथ हुआ। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर लिए, हार्ड क्वेश्चंस कर लिए, लीड कोड हार्ड क्वेश्चंस भी कर लिए, लेकिन मैंने क्या किया कि कुछ कुछ छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दिया था। जैसे कि टाइम थोड़ा कम था तो मैंने क्या किया, स्ट्रिंग्स के फंक्शंस को इग्नोर कर दिया, और कहीं ना कहीं ये एक वजह रही मेरे रिजेक्शन की, क्योंकि मैं स्ट्रिंग्स के फंक्शंस में अटक रहा था इंटरव्यू में। स्ट्रिंग्स के सारे फंक्शंस हो गए। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं कि ट्रिम कैसे करना है, कोई कैरेक्टर रिमूव कैसे करना है, सब स्ट्रिंग कैसे निकालनी है, किसी स्ट्रिंग में सर्च कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। मतलब स्ट्रिंग्स के खासकर जितने भी फंक्शन होते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने जाना। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे कि कभी कभार आपको क्या होता है कि इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन दिया, अब आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन होता क्या है कि हम कभी कभी उसके इंप्लीमेंटेशन या कोड में अटक जाते हैं। कैसी सिचुएशन में हम अटक जाते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज करो एक मैप है, और उस मैप के अंदर एक और मैप है, और उस मैप के अंदर एक वेक्टर है। मतलब ये कहीं 3D टाइप का स्ट्रक्चर है, मतलब मैप के अंदर एक और मैप, और उस मैप के अंदर भी एक वेक्टर। सपोज इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है, आपको क्वेश्चन में ये बनाना पड़ रहा है, इसमें आपको इटरेशंस चलानी है, मतलब आपको लूप्स चलाना है। अब हो सकता है कि आप सिंटेक्स में कंफ्यूज हो जाओ कि कैसे लूप्स लगाऊं और कैसे क्या करूं, क्या कीवर्ड्स यूज़ करूं, कहां पे फर्स्ट करना है, कहां पे सेकंड यूज़ करना है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करती हैं। तो मैं कहूँगा आप बड़े क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितने भी छोटी छोटी स्मॉल चीज़ें होती हैं, जो सिंटेक्स वाइज वाली चीज़ मैं आपको कहूँगा जो हैं, इनको बिल्कुल अच्छे से देख के जाना। बेसिकली जो छोटे छोटे स्मॉल आपके फंक्शंस हैं वो क्या वर्क कर रहे हैं, और जो आपकी इस टाइप की, जैसे मैं आपको एग्जांपल किया लूप वगैरह के, ये जो है इटरेशंस वगैरह लगाना हो गया, तो इन सबको बहुत अच्छे से आप देख कर जाना, और ये मिस्टेक को आप कभी भी अवॉइड मत कर रहा। सेकेंड जो मिस्टेक है वो आपको याद रखनी है कि नेवर अंडर एस्टिमेट द बिहेवियर क्वेश्चन। अब देखो होता क्या है कि जब मेरा भी इंटरव्यू था अमेजोन का, तो हाँ, हमें पता है कि अमेजोन क्या है कि बिहेवियर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछती है और अच्छे लेवल से पूछती है, और हमें स्टार अप्रोच का यूज़ करना चाहिए, तो ये भी सबको पता है। लेकिन इतना पता होने के बावजूद भी जब तक हम इंटरव्यू पर नहीं पहुँचते हैं, हमें वो सच में चीज़ एक्सपेक्ट नहीं होती है कि ये अच्छा इस लेवल के बिहेवियर पूछ लेंगे। मतलब जो मुझसे पर्सनली पूछे गए वो बिहेवियर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पूछे गए। तो अगर आपका DSA प्रिपेयर है, मैं कहूँगा कि एटलीस्ट आप एक दिन तो दो केवल बिहेवियर क्वेश्चन प्रिपेयर करने को ही, जिसमें आप एक एक चीज़ को ऐसा प्रिपेयर करो जो आपकी लाइफ में एक सिचुएशन से कनेक्ट हो रही हो। आपने उस सिचुएशन में क्या किया, क्या एक्शन लिया, क्या कंक्लूजन लिया। कम से कम मैं कहूँगा ऐसी 10 स्टोरीज तो आप प्रिपेयर करके रखो। अगर आप किसी प्रीवियस वर्क से रिलेटेड हो, मतलब आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, फिर आप स्विच कर रहे हो अमेजोन में, तो कंपनी रिलेटेड होना चाहिए। और अगर आप फ्रेशर हो, फर्स्ट टाइम आप अमेजोन में जा रहे हो, तो आपकी कोई भी इंटर्नशिप हो गई या प्रोजेक्ट हो गई, उसकी कोई आपको स्ट्रॉन्ग स्टोरीज चाहिए। स्ट्रॉन्ग स्टोरीज क्या, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर उनने कोई क्वेश्चन पूछा तो आपने कुछ बचपने जैसा आंसर दे दिया। कोई स्ट्रॉन्ग रीजंस पुट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको कोई सोसाइटी का एग्जांपल नहीं देना है कि जब मैं सोसाइटी में था तो ऐसा हो गया था, नहीं। आपको कुछ
स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिखने पड़ेंगे। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जनरली वो लोग चाहते हैं कि आप बिहेवियर क्वेश्चन को कुछ टेक्निकल से अटैच करके बताओ। जैसे कि आप फॉर एन एग्जांपल आप ये बता सकते हो कि हम 3 लोग इस हैकाथॉन में पार्ट कर रहे थे, तो हमारा ये वाला कोड बेस था, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी, तब ये वाली सिचुएशन थी, तो मैंने इसको ऐसे टैकल किया। मतलब ये जो बोलने में लगेगा ये एक इम्पैक्टफुल चीज़ लगेगी, ना कि ये कि एक सोसाइटी में मैं इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहा था तो उसमें ये चीज़ हो गई। नहीं, जितनी भी चीज़ें बोलो इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, और ऐसी एटलीस्ट 10 स्टोरीज आपको प्रिपेयर करके ध्यान से रखनी है। और ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफ़ी लोग इस चीज़ को इग्नोर करके चले जाते हैं। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो है प्रिपेयर वेल ऑन योर प्रीवियस वर्क। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपने किसी प्रीवियस कंपनी में थोड़ा सा भी वर्क किया है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, आपको उस वर्क में आपको बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स आई उन चीज़ को बहुत अच्छे से सोचना है, एक स्टोरी में आपको लगाना है और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। खासकर वो लोग किस टाइप की चीज़ें पूछते हैं, कभी आपका टीम्स में कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, कभी मैनेजर के साथ कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, या कोई बहुत प्रेशर वाली सिचुएशन थी वो आपने कैसे टैकल किया। तो इसमें आप कम से कम 1-2 एग्जाम्पल अच्छे देना, 1-2 एग्जाम्पल्स अच्छे देने के साथ ही आप उस सिचुएशन को एक स्टोरी रूप में कंबाइन करना और लास्ट में उसका कंक्लूजन देना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अमेजॉन इंटरव्यू जाने से पहले प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ, डीएसए आपको आता है मैं मानता हूँ, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फोर्थ पॉइंट है, हाँ, तो फोर्थ पॉइंट है ट्राई टू कम्युनिकेट एज मच एज यू कैन। जब आप किसी डीएसए का क्वेश्चन कर रहे हो तो कभी भी आपको चुप नहीं रहना है। अब मैंने कह दिया कभी भी चुप नहीं रहना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना फालतू में बोले जा रहे हो, लेकिन आप ने अपने इंटरव्यूअर को अपना सॉल्यूशन समझा दिया। उसके बाद जब आप कोड कर रहे हो तो आप जो भी लाइन लिख रहे हो बेसिकली आपको फटाफट उसका मतलब बताते चले जाना है। ठीक है, कि यस नाउ आई एम क्रिएटिंग दिस लूप टू फैचिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम दिस, इस टाइप से। जैसे आपने कुछ भी चीज़ कराए, नाउ आई एम क्रिएटिंग अ मैप टू स्टोर द वैल्यूज ऑफ दिस। अगर आप मैप क्रिएट कर रहे हो, जस्ट कम्युनिकेट, जितना कम्युनिकेट कर सको उतना कम्युनिकेट करो। ये चीज़ दूसरी चीज़ पे भी रिलाई करती है, वो होता है क्वेश्चन आस्किंग। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको नहीं समझ में कोई चीज़ आई है, आप 10 बार इंटरव्यूअर से क्लियर करो, कोई टेस्ट केस बता के उस पर चलवा लो कि कैसे रन करेगा, लेकिन क्वेश्चंस को बिल्कुल बारीकी से क्लियर करना है और कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज डिस्कस एज केसेस विद इंटरव्यूअर। अब होता क्या है, हो सकता है ये चीज़ आप या तो स्टार्टिंग ऑफ क्वेश्चन में ही कर सकते हो, या आप अपने कोड करने के बाद जब आपने एक जनरल सॉल्यूशन लिख दिया उसके बाद कर सकते हो। आपको करना क्या है, जैसे आपने अपना सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दिया इंटरव्यूअर को, सो अब आपको क्या करना है, जितनी भी एज केसेस हैं बेसिकली वो आपको सेपरेटली डिस्कस करने हैं। नाउ जैसे आपको क्या कैसे बोलना है, नाउ लेट मी टेक अ केस इफ द वैल्यू ऑफ दिस इज 0, हाउ कैन वी हैंडल दिस, सो दिस कोड विल हैंडल दिस केस लाइक दिस। ये आपको एक्सप्लेन करना है वहां पर। जितने भी एज केस हो सकते हैं, मतलब उस क्वेश्चन में एज केस जो भी होंगे, जितने भी एज केस होंगे, एक एक पॉइंट आउट करके आपको इंटरव्यूअर को पॉइंट कराना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको याद रखना है। अब मैं ये जो पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है प्रेजेंटेशन स्किल्स इफ टाइम इज लेस। ओके, कई बार क्या होता है कि जैसे आपको सपोज 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 40 मिनट्स में, एक क्वेश्चन आपने पूरा सॉल्व कर दिया, दूसरे की अप्रोच आपके माइंड में क्लियर है और आपने थोड़ा बहुत उसका कोड कर दिया, लेकिन टाइम नहीं बचा, सपोज 5 मिनट का टाइम रह गया है, आपको पता है कि ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, या तो इंटरव्यूअर से पूछ लो कैन आई हैव 10 मोर मिनट्स प्लीज़। अगर इंटरव्यूअर ने बोला नो, लेट अस समराइज दिस क्वेश्चन, करना क्या है, जस्ट इंप्रूव योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। भले ही आपने कोड नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। करना क्या है, आपको जितना अच्छे तरीके से हो जाए इंटरव्यूअर को ये चीज़ एक्सप्लेन कर देनी है कि इस कोड को मैं कैसे करता, क्या अप्रोच करता, जो इसका आंसर निकल जाता। मतलब रिक्रूटर जो आपका है, जो इंटरव्यूअर है, वो श्योर हो जाए कि अगर ये बंदा कोड करता, वो तो चलो टाइम की कमी पड़ गई, अगर ये बंदा कोड करता तो ये इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन लाकर देता, इस बात की उसको गारंटी हो जाए।
इतनी अच्छी प्रेजेंट करना है आपको, क्योंकि प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी मैं कहूँगा डीएसए की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से भी ज़्यादा मैटर करती है। अगर एक बंदा बहुत अच्छे से कोड कर रहा है लेकिन उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा है, तो दूसरा बंदा सिलेक्शन ले जाएगा जिसने बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करके उस कोड को प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आपका टाइम भी कम रह जाता है इंटरव्यू में थोड़ा बहुत, तो ये बात माइंड में रखना कि मैं अगर अच्छे से अप्रोच को एक्सप्लेन कर जाऊँ और फिर एक आध केस को ड्राई रन करके चला दूं उस अप्रोच पे, अगर मैं पूरा कोड नहीं कर पा रहा हूं तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे आपको बेसिकली पॉइंट अच्छे से रखना है। अगला पॉइंट है ऑलवेज मेक अ सेपरेट प्लेस फॉर ड्राई रन। अब जब भी आप ड्राई रन करते हो, कई लोग क्या करते हैं, मैंने मॉक इंटरव्यूज़ भी देखे हैं। जैसे सपोज मैं एक मॉक इंटरव्यू लेता हूँ, जैसे आपने शायद देखा होगा, तो कीर्ति पुरस्वानी के चैनल पर एक मॉक इंटरव्यू है निशांत का, जो माइक्रोसॉफ्ट में करंटली वर्क कर रहे हैं। तो जब उनने ड्राई रन किया था तो उनने उसी कोड पर ड्राई रन कर दिया था जो कोड लिखा हुआ था, मतलब ये कोड लिखा हुआ है उसी पर ड्राई रन कर दिया। नहीं, ये एक काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। इससे क्या होता है कि आपका कोड तितर बितर हो जाता है। मैं आपको हमेशा बोलूँगा, जब भी आप इंटरव्यूअर को टेस्ट केसेस चला के दिखा रहे हो, या तो कमेंट लगा के चलाओ, लेकिन इससे भी बेटर ऑप्शन है कि हमेशा क्रिएट अ सेपरेट प्लेस। मतलब ये आपका कोड लिखा हुआ है, एक 2-4 एंटर मारो, नीचे लिखो टेस्ट केस रन, और वहाँ पर आप एक एक चीज़ सेपरेट प्लेस पर ड्राई रन करके दिखा दो। या ऊपर वाला कोड नीचे कॉपी कर लो, डबल कॉपी कर लो कोड को, और फिर नीचे वाले कोड में आप ड्राई रन करके दिखाओ। लेकिन जो एक आपका कोड हो चुका है उसको कभी डिस्टर्ब मत करना, ये कोड है, वरना उस चीज़ में आप कभी भी बैक स्पेस से हटा रहे हो या लगा रहे हो, चीज़ें इधर उधर हो जाती है और आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि हमेशा मेक अ सेपरेट प्लेस फॉर ड्राई रन योर कोड। नेक्स्ट पॉइंट है ट्राई टू इन्वॉल्व विथ इंटरव्यूअर हिंट। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को उस अप्रोच से नहीं सोच रहे होते हैं, वो जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो आपको इंटरव्यूअर उस वक्त हिंट देगा। सपोज के क्वेश्चन में ग्राफ्स लगना है और आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग का सॉल्यूशन उसे बता रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इंटरव्यूअर आपसे इतना आपको हिंट करेगा कि जस्ट ट्राई टू इंगेज विथ एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर, और इफ़ यू कैन थिंक ऑफ यूज एनी ग्राफ एल्गोरिथम हियर। अगर उसने इतना बोल दिया, कि इतना भी बोल दिया ना कि ट्राई टू जस्ट यूज अनदर डेटा स्ट्रक्चर, तो भाई तुम जो यूज़ कर रहे हो ना उस अप्रोच को तुम भूल जाओ। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, वो अपनी ही अप्रोच में दिमाग लगाते रहते हैं और इंटरव्यूअर को उतना ध्यान नहीं देते। अगर इंटरव्यूअर ने कोई हिंट दी है, 30 सेकंड थोड़ा सा अपने आप को शांत करो और सोचो कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या मैं इस क्वेश्चन का फ्लो या डायरेक्शन कहीं और लेके जा सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इंटरव्यूअर्स हमेशा चाहते हैं कि आप उस कोड को सॉल्व करो। वो इसलिए नहीं आए हैं कि वो अपनी सुपरमेसी दिखा पाएँ कि तुम लोग इस कोड को सॉल्व ना कर पाओ, वो ये चाहते हैं कि आप उस कोड को सॉल्व करो। तो वो आपको हिंट्स अगर देते हैं तो हमेशा उस डायरेक्शन में सोचो कि अच्छा, इस इंटरव्यूअर ने ये बोला है, इसका क्या मतलब हो सकता है, वो इस कोड को कहाँ किस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला पॉइंट है यूज़ अजम्पशंस। तो ये पॉइंट बेसिकली मैंने यूज़ किया था जब मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो हुआ क्या था कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको अजम्पशंस यूज़ करनी होती है, तो उस चीज़ में आपको घबराना नहीं है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो मेरे कोड में एक क्वेश्चन आया था जिसमें बेसिकली हमें एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए था जिसमें नंबर के करस्पॉन्डिंग उसका इंग्लिश वर्ड लिखा हो। सपोज 1 लिखा है, 1, तो 1 के करस्पॉन्डिंग मेरे को चाहिए ONE, 2 है तो TWO, मतलब ये चाहिए। तो इसके लिए मैंने बोला कि हम मैप डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लेंगे जिसमें ये कीज़ होंगी नंबर्स, और जो स्ट्रिंग्स हैं बेसिकली वो आपका डेटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब क्या करना था, उसमें लगभग 1 से लेके 30 तक का ये नंबर का डेटा क्रिएट करना था मैप में। तो मैंने इंटरव्यूअर को जस्ट बोला, आई एम अज्यूमिंग दैट वी हैव दिस मैप वेयर वी हैव दिस काइंड ऑफ डेटा वेयर की इज़ 1 2 3 4 एंड द करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग इज इन द डेटा पार्ट देयर। ओके, और थोड़े से 2 एग्जाम्पल लिख के बता दो। जैसे आपने क्या लिखा, 1 एरो ONE, तो इस टाइप का मैप है। ये मैंने इंटरव्यूअर को बोल दिया, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं भाई इंटरव्यूअर में अगर मैं ऐसा मैप बना रहा हूँ हार्ड कोड करके, और वो भी 1 से लेके 30 तक का, तो आप ये सोच सकते हो मुझे कितना टाइम लग जाएगा वो करने में। तो इस टाइप के अजम्पशंस आप ले सकते हो। अगर कोड का कोई ऐसा पार्ट है जो काफ़ी ईजी है लेकिन उसको करने में टाइम लगेगा, जस्ट अजम्पशन लो और इंटरव्यूअर से बोल दो कि मैंने ये ऐसा एज्यूम कर लिया है कि ये इसके करस्पॉन्डिंग ऐसा है या ये चीज़ अवेलेबल है। इंटरव्यूअर को इससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कह रहा है यस यू कैन चूज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, अगर कोई भी चीज़ आपको अजम्पशन में लेनी है, ऑलवेज डिस्कस विद इंटरव्यूअर और बोल लो कि मैं यही चीज़ एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, इससे आपके ऊपर एक
प्रेशर हल्का हो जाता है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ओके, लास्ट पॉइंट है कि अगर आप पे केवल 20 मिनट रह गए हैं सपोज इंटरव्यू के, तो कभी भी घबराना नहीं है। अब हो सकता है कि आप पे इंटरव्यू नहीं हुआ हो, आप पे मतलब आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए हो, लेकिन आपके केवल 20 मिनट्स रह गए, ठीक है, खत्म होने में। 20 मिनट्स इज मोर देन इनफ। आप कभी भी ये मत सोचना अरे यार अब कैसे होगा, क्योंकि वो घबराहट के चक्कर में आपका इंटरव्यू खराब हो जाएगा। एंड 20 मिनट्स इज इनफ। अगर आप पे कोड नहीं हो पाता है, जैसे मैंने आपको बताया, प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। आप इंटरव्यूअर को अच्छे से अप्रोच समझा दो कि उसको भरोसा हो जाए कि ये बंदा इस कोड को कर लेगा, ठीक है। टाइम के फैक्टर को लेके ये मत सोचना कि यार मेरा कोड तो छूट ही गया। मैं ये कहूँगा कि टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट के हिसाब से बिल्कुल कोशिश करो कि तुम्हारा हो पाए। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि उस टाइम कांस्टेंट पे नहीं हो पा रहा है तुम्हारा कोड, पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं हो सकता, तो ये मत सोचना कि अरे गया, नहीं हो रहा मेरा सिलेक्शन, उम्मीद मत छोड़ देना। जस्ट मैंने जो बोला है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स ऑलवेज मैटर्स, और मैं आपको बता रहा हूँ कि 50% बच्चे ऐसे ही होते हैं जिनका कोड नहीं हो पाता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है। किस बेस पर? कि नहीं हो पा रहा कोड, वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर देते हैं अपनी अप्रोच को, कोड को, और एक एग्जाम्पल दिखा के उतने ही टाइम कांस्टेंट में उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर नहीं हो पा रहा उस टाइम पे आपका सॉल्यूशन, जस्ट एक्सप्लेन इट, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दीज आर ऑल द टिप्स फ्रॉम माई साइड। और अगर और कोई मुझे टिप आएगी तो मैं पिंड कमेंट में कर दूंगा यार। और अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस देखना हो अमेजोन का, तो आप देख सकते हो, वो दूसरे चैनल KN अकेडमी पर डला हुआ है, जैसा वो मेरा एक मेन चैनल है, तो उस पर आपको मिल जाएगा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अगर आपको चेकआउट करना है आप चेकआउट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। दूसरी बात ये यार, इस वाले चैनल पर बहुत क्वालिटी कंटेंट आने वाला है, नया चैनल चालू किया है, और अभी यार स्टार्टिंग है इस चैनल की, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर लेना। और जैसा ये वीडियो आपने देखी होगी, इससे भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और आगे को देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छी वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव। और पहली वाली वीडियो भी देख लो, अभी का जो मेरा करंट वर्क फ्रॉम होम सेटअप है वो कैसा है, तो उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।